तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। अब कल मैंने WWE ड्राफ्ट 2021 की मेरी प्रेडिक्शंस की पहली चैप्टर कवर की थी एंड एज प्रॉमिस्ड हम आज उसका सेकंड चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। वैसे अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी जहां मैंने डिटेल में प्रेडिक्शंस की है कि कौन से सुपरस्टार ब्रांड स्विच कर सकते हैं और कौन कौन सेम ब्रांड में रह सकते हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसे चेकआउट जरूर कर लेना। पर आज की इस वीडियो में हम ड्राफ्ट के साथ साथ WWE से जुड़ी हुई कई सारी लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में ही बात करने वाले हैं। क्या स्पेकुलेटेड रीजन बताया जा रहा है रैंडी ऑर्टन के ऑफ टेलीविजन का, साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं हमारे WWE चैंपियन बिगी के बारे में कि कौन है वो सुपरस्टार जिनको वो करना चाहते हैं रिटायर। तो अगर आप इन सारी बातों के बारे में जानना चाहते हैं देन इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो की हम शुरुआत करेंगे आज कुछ अपडेट्स के साथ और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में। अब रैंडी ऑर्टन जो है इतने बड़े स्टार हैं कि अगर वो एक वीक भी अपीयर ना हो टेलीविजन में तो हम सोचने लग जाते हैं कि क्या हो गया उनको। अब लास्ट वीक की मंडे नाइट रॉ में हमने यही देखा था कि विडल जो है वो अकेले अपीयर हुए थे और जहां उन्होंने एजे स्टाइल के साथ एक मैच भी रेसल किया था, लेकिन रैंडी ऑर्टन उनके टैग टीम पार्टनर होते हुए भी वहां पे अपीयर नहीं हुए थे। तो उसके बाद से ही ना चारों तरफ से खबरें फैलने लग गई थी कि रैंडी ऑर्टन को ऐसा हुआ क्या है कि वो रॉ में अपीयर नहीं हो पाए। लेकिन जो फ्रेश रिपोर्ट आ रही है वो आ रही है पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से और पीडब्ल्यू इनसाइडर हमें ये बता रहे हैं कि रैंडी ऑर्टन जो है वो कम्पीट करने के लिए मेडिकली क्लियर नहीं है। अब ये कोई इंजरी है या क्या है या फिर इंजरी कहाँ पे हुई है, कैसे हुई है, इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है अभी। लेकिन रैंडी ऑर्टन के ऑफ टेलीविजन होने का रीजन यही बताया जा रहा है। अब हमें पता है कि आरके ब्रो जो है उन्हें फैंस कितना पसंद करती है और रैंडी ऑर्टन खुद भी कितने पॉपुलर स्टार हैं। तो अब देखते हैं रैंडी ऑर्टन हमें कब वापस आते हुए दिखते हैं। आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है एक और सुपरस्टार से जो कि फिलहाल ऑफ टेलीविजन है टीवी से, और वो है हमारी एलेक्सा ब्लिस। तो एक्सट्रीम रूल्स में मैच हारने के बाद मैंने आपको बता दिया था कि कैसे एलेक्सा ब्लिस जो है वो कुछ महीनों के लिए टीवी से ऑफ हो सकती है। ये हो सकता है उनके कोई गिमिक चेंज के लिए हो या कुछ भी हो सकता है। लेकिन एलेक्सा ब्लिस को लेकर एक फ्रेश अपडेट आई हुई है एंड अगेन पीडब्ल्यू इनसाइडर हमें यह बता रहे हैं कि एलेक्सा ब्लिस को कोई सर्जरी होनी है अपकमिंग टाइम में और उस सर्जरी का नाम दिया जा रहा है साइनस सर्जरी। अब इस सर्जरी की वजह से एग्जैक्टली कितना टाइम एलेक्सा ब्लिस हमें देखने को नहीं मिलेगी इसको लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है, बट माना यह जा रहा है कि ये बहुत महीनों तक हो सकता है। और यही वो रीजन है कि मैंने कल अपनी ड्राफ्ट प्रेडिक्शन की वीडियो में एलेक्सा ब्लिस को इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि अगर वो कुछ महीनों तक ऑफ रहने वाली है तो मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यू उनको अभी के लिए ड्राफ्ट में इंक्लूड करने वाले हैं। आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है हेयर कम्स द मनी 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 शेन मैकमैन के बारे में। तो शेन मैकमैन को लेकर रिसेंटली बहुत सारी खबरें चल रही हैं और ज्यादातर न्यूज यही बता रहे हैं कि शेन मैकमैन का डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो चुका है। अब आप शायद इस न्यूज को सुन के थोड़े से शॉक हो सकते हो कि है कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी तो उनकी ही है, उनके फादर की ही है, कॉन्ट्रैक्ट किस बात का। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी बड़े बड़े कंपनीज के अंडर में हो तो आपको उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, भले ही वो कंपनी आपके फादर की क्यों ना हो। और खबरें जो है वो यही चल रही है कि शेन मैकमैन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो चुका है और वो अभी फ्री है कि वो किसी भी कंपनी में जा सकते हैं। बट प्रैक्टिकली आप सोचो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। अब जरा समझो, शेन मैकमैन जो है अपने फादर की कंपनी छोड़ के AEW में चले जाए, ये सुनने में ही बड़ा ऑड एंड वियर्ड लग रहा है। तो ये होने की पॉसिबिलिटी तो आप नेग्लिजिबल ही समझो। बट हमें फाइटफुल सिलेक्ट इस बात की कंफर्मेशन देते हुए नजर आते हैं और वो हमें ये बताते हैं कि उनको जो अपने सोर्सेज से बातें पता चली है उनके मुताबिक शेन मैकमैन अभी भी एक टैलेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में है। अभी टैलेंट कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसी चीज है कि विंस मैकमैन जो है शेन मैकमैन को कभी भी टीवी में बुला सकते हैं जब भी उनको लगे कि शेन मैकमैन की जरूरत टेलीविजन पे है, चाहे वो कोई सेगमेंट के लिए हो या फिर कोई मैचेस के लिए हो। और हमें पता है कि शेन मैकमैन जो है वो कितने एंटरटेनिंग है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू को जब भी जरूरत पड़ेगी वो शेन मैकमैन को जरूर बुला सकते हैं। आज की हमारी नेक्स्ट स्टोरी जुड़ी हुई है हमारे डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बिगी के बारे में और वो लेते हैं एक सुपरस्टार का नाम जिनको वो एक्चुअली रिटायर करना चाहते हैं और वो सुपरस्टार और कोई नहीं, वो है बिल गोल्डबर्ग। तो रिसेंटली एलियन हिलवानी के साथ इंटरव्यू के दौरान बिगी ने जो है ये गोल्डबर्ग एंड पार्ट टाइमर्स को लेकर डिस्कशन चलती है उनके बारे में बात करी। बिगी का ये कहना था कि देखो अब जब मैं डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन बन चुका हूँ, मैं अपने सामने बहुत सारे ड्रीम मैचेस को देखता हूँ कि मैं इनके साथ ड्रीम मैच बना सकूं और उनमें से गोल्डबर्ग एक जरूर हो सकते हैं। बिगी का ये कहना था कि देखो मैंने सुना है कि गोल्डबर्ग अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ डील में है, तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि जो गोल्डबर्ग अपना लास्ट मैच वाले डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वो मेरे अगेंस्ट में हो और मैं वो एक्चुअल बंदा बनूं जो कि गोल्डबर्ग को रिटायर करे। बिगी आगे चल के ये भी कहते हैं कि देखो मैं जो ये पार्ट टाइमर्स की टॉपिक को लेकर डिबेट चलती है उसको मैं ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन ऑनेस्टली अगर मुझे कोई बोले कि मैं तुमको हर साल 2 मैच के लिए $5 मिलियन देने वाला हूँ तो मैं उसको डिनाई क्यों करूंगा। अब मैं ये बात समझता हूँ कि फैंस जो है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि एक पार्ट टाइमर कभी भी आ जाता है और एक फुल टाइमर की जगह ले लेता है, लेकिन मैं सिर्फ एक मैच मांग रहा हूँ और उसके बाद सारी चीजें नॉर्मल होने वाली हैं। अब बिगी की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत डिस्परेट है गोल्डबर्ग के साथ एक मैच के लिए। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आप बिगी के साथ गोल्डबर्ग का एक मैच देखना चाहते हो या नहीं। अब सारे अपडेट्स के बाद हम फाइनली चलते हैं हमारे ड्राफ्ट के सेकेंड एपिसोड की तरफ
तरफ। और आज ड्राफ्ट में सबसे पहले मैं ट्रेड कर रहा हूँ जेफ हार्डी को, और मैं उनको अभी भी रॉ में ही रख रहा हूँ। जेफ हार्डी जो है उनको फैंस की तरफ से 110% सपोर्ट हमेशा ही मिलता है, और मेरे हिसाब से वो जहां भी रहे फैंस उनको सेम तरीके से सपोर्ट करने वाले हैं। और मुझे कुछ ऐसा खास रीजन लगता नहीं है कि उनको स्मैकडाउन में मूव किया जाना चाहिए, क्योंकि रॉ में उनके साथ कुछ ऐसा खास हुआ नहीं है कि उनका ब्रांड स्विच करके उनके लिए खास किया जाए। और मेरे हिसाब से वो रॉ को भी अभी भी बहुत कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरी अगली पिक होने वाली है लिव मॉर्गन, और मैं उनको अभी ट्रेड कर रहा हूँ रॉ के अंदर। और लिव मॉर्गन के साथ आपका सीन पता है, फैंस का पूरा सपोर्ट है उनके पास, और डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी लग रहा है कि वो थोड़ा सा उनको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो जो फाइनल ट्रिगर होता है ना एकदम कि मतलब एकदम चैंपियनशिप के लिए मौका मिल जाए या फिर कोई बड़ा इवेंट वो जीत जाए, वो अभी तक नहीं हुआ है उनके साथ। और उनका कार्मेला के साथ जो फ्यूड है वो भी कंप्लीट हो चुका है स्मैकडाउन के अंदर। सो अगर वो रॉ में आती है तो हो सकता है उनके लिए एक फ्रेश स्टार्ट हो जाए। और लिव मॉर्गन के साथ साथ मेरे अगली पिक होने वाले हैं कार्मेला, और मैं उनको भी ट्रेड करना चाहूंगा रॉ के अंदर। कार्मेला को भी स्मैकडाउन के अंदर बहुत दिन हो चुके हैं, उनको स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए भी मौका मिला था, और मेरे हिसाब से ये बेस्ट टाइम है कि उनको रॉ में मूव कर दिया जाए, जहां उनके लिए कुछ फ्रेश फ्यूड्स भी मिले। ड्राफ्ट में मेरी अगली पिक होने वाले हैं वो सुपरस्टार जिनको फैंस इतना ज्यादा पसंद करते हैं, और रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से भी उनको थोड़ा सा पुश मिला था जब उनका रोमन रेंज के साथ प्रोग्राम फिक्स किया गया था। और मैं बात कर रहा हूँ द स्विस साइबोर्ग सिजारो की। अब सिजारो जो है वो टीवी से ऑफ है जब से सेथ रॉलिंस ने उन पे अटैक किया था, लेकिन फॉर्चुनेटली उनको अभी कोई भी इंजरी नहीं है, तो इसके पूरे चांसेस हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है इस बार सिजारो को ड्राफ्ट पे इंक्लूड कर सकती है। और मेरे हिसाब से रॉ ही उनके लिए एक बेटर पोजीशन होगी, क्योंकि स्मैकडाउन में वो काफी अच्छे अच्छे फ्यूड्स ऑलरेडी कर चुके हैं। मेरे नेक्स्ट पिक होने वाले हैं द मिस्टीरियोस, और मैं उनको ट्रेड कर रहा हूँ रॉ के अंदर। अब ये फादर सन के बीच में कुछ कहानी चल रही है अभी, और ये रूमर चल रहे हैं कि बहुत जल्द डोमिनिक मिस्टीरियो अपने फादर के ऊपर टर्न करने वाले हैं। और मेरे हिसाब से ये अगर कहानी बनती है तो एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट बनेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, और ये टर्निंग पॉइंट अगर रॉ में हो सकता है रॉ को इससे अच्छी रेटिंग्स मिले। नेक्स्ट मेरे पिक होने वाले हैं द डर्टी डॉग्स, यानी कि रॉबर्ट रूड एंड डॉल्फ जिगलर, और मैं उनको ट्रेड करना चाहता हूँ रॉ के अंदर। रिसेंटली तो वो टीवी से ही ऑफ चल रहे हैं, अब पता नहीं उनकी आगे चल के किनके साथ फ्यूड होने वाली है, लेकिन अगेन बात वही हो जाती है कि इनका स्मैकडाउन में करने के लिए अभी कुछ बचा है नहीं, तो हो सकता है रॉ में आने के बाद वो आरके ब्रो को भी चैलेंज कर दे। मेरे नेक्स्ट पिक होने वाले हैं एक रिसेंटली क्रिएटेड डोमिनेटिंग टीम, जो कि है अल्फा एकेडमी, जिसके अंदर दिखते हैं चैड गेबल एंड हमारे ओटिस। अब ओटिस के हिल टर्न के बाद इस वाली टीम को बहुत डोमिनेटिंग बुक किया जा रहा है। अब वो डोमिनेटिंग तो बने हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ ज्यादा हासिल किया नहीं है स्मैकडाउन के अंदर, तो मैं उनको स्मैकडाउन में ही रखना पसंद करूंगा। नेक्स्ट मैं चूज कर रहा हूँ वुमेन डिवीजन से नायोमी को, और ये काफी हद तक प्रिडिक्टेबल है कि वो स्मैकडाउन में ही रहने वाली है, जैसे कि उनकी स्टोरी लाइन आगे चलने वाली है ब्लड लाइन एंड रोमन रेंज के साथ। मेरी अगली पिक होने वाले है फिर से वुमेन्स डिवीजन से, और मैं पिक कर रहा हूँ रॉ के लिए टोनी स्टॉर्म को। और टोनी स्टॉर्म लिटरली एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यू उनको सही से बुक कर ले तो वो आगे चल के बहुत बड़ी सुपरस्टार बन सकती है, कुछ ऐसा सिमिलर वे में जैसे डब्ल्यूडब्ल्यू ने बियंका ब्लेयर को पुश दिया था। नेक्स्ट मेरी पिक होने वाले हैं ड्राफ्ट के अंदर अपोलो क्रूज, और उनको मैं देखना चाहूंगा रॉ के अंदर। अब स्मैकडाउन में अपोलो क्रूज ने जाके इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी जीती थी, बट उन्होंने नाकामुरा के हाथों उनको ड्रॉप कर दिया था, और मेरे ख्याल से उनको रॉ में मूव करना एक अच्छा मूव हो सकता है। नेक्स्ट मैं चूज कर रहा हूँ एक ऐसी टीम को जिनको मैं डेस्परेटली चाहता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यू उनको अच्छे से बुक करके पुश करे, और वो है वाइकिंग रेडर्स, और मैं उनको ड्राफ्ट करना चाहता हूँ स्मैकडाउन के अंदर। अब वाइकिंग रेडर्स को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यू की क्या थ्योरी रहती है वो तो मेरी समझ के बाहर है। वाइकिंग रेडर्स की क्या कैपेबिलिटी है वो तो हम सभी जानते हैं, बट डब्ल्यूडब्ल्यू अभी तक उनको सही से यूज नहीं कर पाई है। तो अगर उनको स्मैकडाउन में मूव कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से ये एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन सकते हैं इवन उसोस के लिए भी, और क्या पता वो उसोस से चैंपियनशिप भी ले ले। मेरी अगली पिक होगी ड्राफ्ट के अंदर जेलिना वेगा, और मैं उनको ट्रेड करना चाहूंगा रॉ के अंदर। अब मेरे ख्याल से उनको स्मैकडाउन के अंदर लाया तो गया था, बट उनकी बुकिंग कुछ ज्यादा खास नहीं थी, सो बेटर यही है कि उनको रॉ में मूव कर दिया जाए, जहां उनके लिए बहुत सारे ओपोनेंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट फिर से मेरी पिक होने वाले हैं वुमेन डिवीजन से डूड्रॉप, और मैं उनको ड्राफ्ट कर रहा हूँ स्मैकडाउन के अंदर। एंड आई होप कि उनका ईवा मेरी के साथ जो फ्यूड है वो कंप्लीट हो चुकी है, सो बेटर यही होगा कि उनको रॉ से निकाल के स्मैकडाउन में डाल दिया जाए। और डब्ल्यूडब्ल्यू अगर उनको अच्छी से बुकिंग देने के चक्कर में है तो मेरे ख्याल से स्मैकडाउन के लिए एक बेटर प्लेस होगा। अब ये सारी थी मेरी रॉ एंड स्मैकडाउन की प्रेडिक्शंस, लेकिन जैसा आपको पता है कि इस साल एनएक्सटी का भी होने का चांसेस है ड्राफ्ट के अंदर, लेकिन मैंने एनएक्सटी को ज्यादा कवर नहीं किया है। लेकिन दो ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनको मैं मेन रोस्टर में देखना चाहूंगा, और पहली आती है डेकोटा काई, जिनको मैं स्मैकडाउन में देखना चाहूंगा। और रिसेंटली टेक ओवर के अंदर हमने देखा था कि डेकोटा काई जो है रैक्वेल गोंजालेस से हार गई थी चैंपियनशिप, और मेरे ख्याल से उनके लिए टाइम सही है कि उनको मेन रोस्टर में बुक कर लिया जाए। नेक्स्ट जो सुपरस्टार जिनको मैं मेन रोस्टर में देखना चाहूंगा वो है पीट डन, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उनको रॉ में ड्राफ्ट किया जाए। अब पीट डन जो है वो बहुत दिनों से एनएक्सटी यूके में काम कर चुके थे, और उसके बाद उनको मेन एनएक्सटी के रोस्टर में भी लाया गया था, और मेरे ख्याल से इनकी भी टाइम हो चुकी है कि उनको मेन रोस्टर में कॉल अप कर लिया जाए। और हम तो ये जानते ही हैं कि पीट डन जो है वो कितने कमाल के मैचेस देते हैं, जिसकी जरूरत रॉ को तो बहुत ज्यादा है। तो बंधु ये थी मेरी इस साल की ड्राफ्ट की प्रेडिक्शंस, और मैं आपको एक चीज क्लियर से बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्रेडिक्शंस मैंने करी है वो मेरे हिसाब से करी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यू भी सेम सुपरस्टार्स को सेम जगह पे ही ड्राफ्ट करे, और मैंने जितने हो सके मैक्सिमम सुपरस्टार्स को कवर करने की कोशिश की है। मैंने शायद 40 के आसपास के सुपरस्टार्स को कवर किया है ड्राफ्ट
ड्राफ्ट के अंदर, लेकिन आपको पता है WWE की सुपरस्टार्स की काउंट इससे काफी ज्यादा है। अब सारे सुपरस्टार्स को तो हम कवर नहीं कर सकते, हम बस अब कल की स्मैकडाउन का वेट करेंगे। तो अब देखते हैं WWE क्या क्या चीजें प्लान करके रखी हुई है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।